मेरा इस अस्पताल में आखिरी दिन है। सब मुझे लंदन जाने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं भी अपने आप को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जब तुम पर कोई भी तरस नहीं खाता तो फिर अपना ही दिल तरस खाने को आगे बढ़ता है। जैसे खारिशज़दा कुत्ता कान भी खुजाता है और अपने आप पर भौंकता भी रहता है, इसी तरह, बिल्कुल कुछ इसी तरह मैं अपने आप को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। पता ही मोहब्बत की वादी में दाखिल होने के लिए एक खास वीजे की जरूरत क्यों पड़ती है। जवानी ने मोहब्बत करने का हक सिर्फ अपने नाम क्यों महफूज कर रखा है। इस उम्र से उधर या इधर मोहब्बत करना मज़ाक़-ए-ख़ेज़ क्यों समझा जाता है। जवानी में तो और 20 काम हो सकते हैं, फिर जवानी ने मोहब्बत के कारोबार को क्यों अपना लिया है। उसके जुमला हुकूक अपने नाम क्यों महफूज कर लिए हैं। ये मेरा पहला बोझ था। बाप की वफात के बाद ये बड़ी देर तक उस्तानी बनकर पढ़ाती रही और वो रेज हो गई। मेरी बड़ी बहन ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए बड़ी जिद्दोजहद की। वो सुबह और शाम वाफिर कमाई के लिए पर्चे देखती रहती, खुलासे, गाइडें, गेस्ट पेपर्स तैयार करती, ट्यूशन पढ़ाती रहती। पता ही मैंने आपा को बर्बाद किया या उनकी वजह से मेरी जवानी बगैर किसी हादसे के गुजर गई कि हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत का तजुर्बा छीन लिया। मुझे हर वक्त ये एहसास रहता था कि मेरी बहन की उम्र निकल गई। अब मैं उसे सिर्फ दौलत का जैक लगाकर ही उठा सकता हूँ। मुझे आपा से इस कदर प्यार तो ना था जिस कदर उनके मुझ पर एहसानात थे। मेरी कमर झुकी रहती थी, मैं रात रात गए तक मरीज देखता रहता और फिर बाद में रात गए तक पैसे जोड़ता रहता। आपा के बोझ से फारिग हुआ तो तहमीना जवान होकर आग खड़ी हुई। तहमीना को दोबारा बसाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अब उसे भी दौलत के जैक की जरूरत थी। तलाकशुदा औरत के लिए और कोई चोर दरवाजा ना था जहां से उसे जिंदगी के आंगन में दाखिल किया जा सकता। तहमीना प्यार की आदी थी, मैं मेहनत का रसिया था। सिर्फ मुश्किल ये थी कि वक्त मेरे पहुंचने से पहले हर लहजा, हर घड़ी खुशी का, मोहब्बत का, आरज़ू का कालीन मेरे कदमों तले आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा था। मुझे तहमीना की खुशी प्यारी थी, इसलिए मैं ये ना देख सका कि मेरे अपने बाग में इधर उधर हर जगह कितनी कांटेदार झाड़ियां उगाई हैं। उस अरसे में माँ बीमार पड़ गई। माँ तो तंदुरुस्त भी छोड़नी आसान नहीं होती, फिर मैं उसे कैसे छोड़ देता। पता ही माँ को बीमारी से मोहब्बत थी कि मुझसे, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि जब तक वो बीमार है मैं कहीं भी नहीं जा सकता। और शायद इसीलिए वो कई साल बीमार रही। किसी के पास इतनी लंबी जवानी नहीं होती कि वो बेवक्त वक्त फराइज से भी सबकदोश हो सके और मोहब्बत का लुत्फ भी उठा सके। इसलिए हीना, जब मैं तुमसे मिला तो मैं गालिबन वो सब कुछ ना था जिसकी तुम्हें आरज़ू थी। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, जवानी ने मोहब्बत का हक सिर्फ अपने नाम क्यों महफूज कर रखा है। जवान लोग सिर्फ अपने आप ही को क्यों मोहब्बत के काबिल समझते हैं। जब हम पहली बार मिले तो मैं शादी के लिए जरूर तैयार था, लेकिन मोहब्बत के हादसे के लिए मैंने अपनी रूह को अभी तैयार नहीं किया था। गर्मी लग रही होगी ना? जी नहीं। दरअसल मुझे बहुत अरसे से मेरे दोस्त फोर्स कर रहे थे शादी पर, लेकिन मैं अपने आप को रजामंद नहीं कर पा रहा था जब तक तुम्हें देखा नहीं था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो फैसला आप ही आप हो गया, खुद ब खुद, बगैर किसी इरादे के।
दरअसल है ना, बात दरअसल ये है कि जब जब मेरी उम्र के लोग शादी करते हैं और उन्हें शादी का कोई प्रीवियस तजुर्बा ना हो तो अपने आप को बहुत अहमक सा महसूस करने लगते हैं। तुम यकीन करो ना, हर आदमी के अंदर एक 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 बच्चा सा छुपा हुआ होता है जो जो उछलना चाहता है, कूदना चाहता है, हैरान कर देना चाहता है। ये वक्त हम पर पाबंदियां क्यों आयद कर देता है? हमें खास किस्म के मौके पर खास किस्म की हरकतें करना, खास किस्म का लिबास पहनना, खास किस्म की गुफ्तगू करना क्यों पड़ता है? हाँ, है ना? ओह, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तुम सो गई। मेरी उम्र के दूल्हा को ये तमाम बातें एक सोई दुल्हन से ही कहनी चाहिए, ताकि जवानी और बुढ़ापे के दरमियान जो हिजाब है वो कायम रहे, वो हिजाब जो हम दोनों का मुकद्दर है। अच्छा हुआ तुमने मेरी शिकस्त का एतराफ ना सुना। मेरी उम्र के पास एतराफ शिकस्त के सिवा और कोई नजराना नहीं होता, और ऐसे वक्त में ऐसा नजराना पेश करना कुछ अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन शायद ये फर्क भी मामूली होता, शायद हर फर्क मिट जाता है ना, अगर लोग हमें एडजस्ट करने का मौका देते। याद है उस पार्टी में क्या हुआ था? मिलना चाहा था आपसे, लेकिन पता नहीं शायद बिजी हो गया। एनीवेज, ये आपने क्या टिश्यू का कीमा बना दिया? उसकी शक्ल ही ऐसी थी कि कीमा बनाने को दिल चाहा। आपने मेरे लिए आइसक्रीम मंगाई और कोल्ड ड्रिंक। आप तो शायद कॉफी पियेंगे ना? तुम खुश तो हो ना? आप हर वक्त मुझसे ये सवाल क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? है ना? तुम्हें मुझसे वाकई मोहब्बत है या तुम सिर्फ एक फर्ज अदा कर रही हो? ये सवाल तो औरतें क्या करती हैं डॉक्टर साहब? नहीं ना, जो भी हैंडीकैप पे होता है ना वो सवाल जरूर करता है, और अगर मर्द को सवाल करना पड़ जाए तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मर्द तमाम जिंदगी मजबूर नहीं होता है, और जब मर्द मजबूर हो जाए तो उसके अंदर टूट फूट का एक बहुत ही खतरनाक अमल शुरू हो जाता है। हम नए सिरे से फिर वही पुरानी बहस शुरू कर दें डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें
बार बार मायूस करता हूँ। मैं जब टेनिस मैच हार जाया करती थी ना, तो मैं बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ टेनिस कोर्ट से वापस जाया करती थी। मेरी प्रिंसिपल कहती थी हिना की स्पिरिट तो बहुत कमाल की है, उसके हारने और जीतने का पता ही नहीं चलता। तो क्या तुम हार गई हो, है ना? आप खाना लेना डॉक्टर साहब। क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकती? क्या तुम मुझे बराबरी का एहसास नहीं दिला सकती कि तुम्हारी नजर में हमेशा बुजुर्ग ही रहूंगा? बहुत ऑड सा लगेगा डॉक्टर साहब। इसे सोराब कहा करो। आपका नाम ही इतना अजीब सा है डॉक्टर साहब, सोराब। मैं तो इसको सही तरह से प्रोनाउंस भी नहीं कर सकती। तो सिर्फ शराब ही कह लिया करो। आप ऐसी बातें छोड़ नहीं सकते डॉक्टर साहब। अच्छा है ना, ठीक है। मैं हर बात छोड़ दूंगा जो तुम्हें नापसंद है। हर गुड हैबिट, बैड हैबिट, जो कुछ भी तुम्हें पसंद नहीं है ना, अच्छा ठीक है, मैं अब छोड़ दूंगा। हेलो हिना। हाय, हाउ आर यू? कैसी हो तुम? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। तुम्हारी शादी हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। बहुत बढ़िया। I'm so sorry। और ये बताओ, हनीमून मनाने कहाँ गई? कहीं भी नहीं, बैठो तुम। हो। थैंक यू। मुझे तो जब आयशा ने बताया कि तुम्हारी शादी हो रही है, तो मैंने उसे कहा कि वो झूठ बोलती है। मैंने कहा है ना, और मुझे अपनी शादी में ना बुलाया। उसने झट पेड़ निकाल कर दिखा दिया। खैर ये बताओ, तुम्हारे डॉक्टर साहब कैसे हैं? सॉरी अंकल। फरीदा, मैंने कहा तुम्हें बिल्कुल मेरा कोई ख्याल नहीं है। और अंकल, मैं आपसे इस सिलसिले में बहुत लड़ाई करूंगी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने अपनी लाडली की शादी कर ली और उसमें हमें बुलाया तक नहीं। फरीदा, ये हम लोग 3 साल तक एक साथ रहे थे मरी कॉलेज में। भूल गई तुम? फरीदा, ये मेरे डैडी नहीं हैं, ये डॉक्टर सोहराब हैं मेरे। I'm sorry। मैं तो इन्हें तुम्हारा डैडी समझ रही थी। I'm really sorry, very sorry। Sorry sir। ओके है ना? Meet you later on। Take care। BP jelly, BP fruit jelly। मैं उस सांचे में ढल जाना चाहता था जो तुम्हें पसंद था, लेकिन अपनी जिंदगी से 20 साल झाड़ देना कोई आसान काम नहीं। कोशिश तुमने भी बहुत की है ना, और खूब की। कोशिश मोहब्बत नहीं होती। तुम्हारी कोशिश तुम्हें हमेशा थका देती थी, निढाल कर देती थी, चूर चूर कर देती थी। डॉक्टर साहब आंखें बंद करें। आंखें बंद करें। आंखें बंद कर? हाँ। अच्छा, तुम कहो तो मैं सारी जिंदगी आंखें न खोलूं। ये क्या भाई, ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकेंड, ये अब देखें। ओह, तुमने तो मुझे पापा रोम बना दिया। ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, आई सी। ओह थैंक यू। वैसे आज पहली बार मुझे अपनी सालगिरह का दुख नहीं हो रहा है। इससे पहले जब भी मेरी सालगिरह आती थी तो मुझे एहसास होता था मैं मोहब्बत करने वालों से, नौजवानों से 1 साल और दूर हो गया हूं। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम लोग ये सफेद बालों वाले बुड्ढे कुबड़े भेंगे लोगों पर मोहब्बत के दरवाजे बंद क्यों कर देते हो? पता नहीं डॉक्टर साहब, आपको किस तरह के वहम हो गए। मोहब्बत करने का हक तो हर एक को होता है। आप तो मोहब्बत का सिला मांग रहे हैं, अवार्ड मांग रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जवानी जब मोहब्बत का सिला मांगती है तो शर्मिंदगी होती है, और हम, पता नहीं मैंने तमाम जिंदगी अपनी जान पर इतना जुल्म क्यों किया है ना? क्यों किया मैंने?
अब मैं क्या कह सकती हूँ डॉक्टर साहब? इट वॉज योर ओन चॉइस टू बी गुड। हाँ जाहिर है, तुम भी क्या कह सकती हो। डॉक्टर साहब इधर आए जल्दी से प्लीज। क्या है? इधर आए ना, इतना प्यारा से एक तोते का बच्चा सामने बैठा हुआ है, सो क्यूट। कहाँ है? किधर? भाई वो राना, वो लाल फूलों के नीचे है, नीचे वाली टहनी पे। आपको नजर नहीं आ रहा? ठहर जाओ, एक सेकंड मैं अपने ग्लासेस ले लूं। हाँ 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 बताओ, किधर किधर कहाँ है भाई? रहने दे डॉक्टर साहब, परिंदे किसी का इंतजार नहीं किया करते। जिस मरीज को तमाम डॉक्टर जवाब दे जाएं, उससे उम्मीद मौलिज बनकर हाथ मिलाती है और जिंदगी दिलाने का वादा करती है। वो सारे दिन महीने मैंने ऐसे गुजारे जैसे ठंडे यख बस्ता दिन में कोई सूरज की हिद्दत में बैठा हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने नहीं है ना, अपनी उम्मीद ने लपेट लिया था। सिर्फ चांद का अक्स झील की गोद में था, हालांकि चांद पानी में कभी नहीं उतरा। मोहब्बत क्या है ना? इंतजार। मोहब्बत क्या है? उम्मीद। क्या है मोहब्बत? सिर्फ हसद। पहले और आखिरी सांस तक महबूब के लिए नागुज़ीर होना क्या है? मोहब्बत क्या है? ये क्या चीज है ना? इंसान मोहब्बत के हाथों इतना मजबूर क्यों है कि उसने ना समझ में आने वाले खुदा को भी मोहब्बत ही बना दिया है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ उसका इजहार जरूर होता है। हूँ ना इतनी मोहब्बत के साथ। नहीं है ना, नहीं। मैं फर्ज और अदायगी फर्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। बेख्तियार खुशी की बात कर रहा हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ डॉक्टर साहब? ना सुबह क्लिनिक जाते हुए मैंने महसूस किया कि पत्तों का रंग बदल गया है, शायद खिज़ा आ गई। डॉक्टर साहब मैं कैसी लग रही हूँ? नरम घास की तरह तरोताजा, किसी खूबसूरत फूल की तरह मुअत्तर। मैं तुम्हें क्या बताता है ना कि मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं थी। मेरे हर सांस पर तुम्हारी तस्वीर नक्श हो गई थी। मैं चाहे ऑपरेशन थिएटर में होता, चाहे प्राइवेट वार्ड में, मेरी उंगलियां चाहे नब्ज महसूस करती, चाहे कार का व्हील घुमाती, मेरे दिमाग में अंदर कहीं हर वक्त तुम्हारा जिक्र होता रहता। मैं वो पत्थर था जो नदी के किनारे पड़ा रहता है। जब पानी की लहर चढ़ती है तो कुछ अरसे के लिए पत्थर भीग जाता है, फिर वही प्यास रह जाती है। ना मैं वो आंसू कभी खुश्क ना कर सका जो अचानक तुम्हारी आंखों में उबल आया करते थे। तुम्हारे आंसू अकेले में मेरा गला दबाते, इसीलिए जब तुम्हारा कज़न तुम्हारी जिंदगी में लौट आया और तुम खुश रहने लगी तो मैंने बड़ी राहत महसूस की। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, है ना? हर कीमत पर, हर वक्त, हर लम्हे।
सारा इल्जाम लोगों पे मत करो। शादी तुम्हारी हुई है और तुम्हारी इजाजत से हुई है। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं हूँ, जो होना था सो हो। सोहराब तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लगता है। तुम खुश नहीं हो उसके साथ? मैं किसी के साथ भी ज्यादा खुश नहीं रह सकती। तो फिर ये क्या है तुम दोनों के बीच में? ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स? वो इसलिए कि हर औरत मैरिंग काइंड नहीं होती है, हर औरत हाउसवाइफ नहीं होती, हर औरत माँ नहीं होती, लेकिन सोसाइटी हमेशा उसको फोर्स करके हाउसवाइफ ही बना देती। व्हाई? तुम लोग के पास इतने पेश, सारा कसूर मेरी माँ का है। उसके पास एक ही पैमाना क्यों था सारी औलाद के लिए? शुक्र करो शुक्र, इंटरनेशनल फेम का आदमी मिल गया है। किस चीज का शुक्र? अच्छे शौहर का, खूबसूरत घर का और बाइज्जत जिंदगी का। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ मेरे लिए नाकाफी है तो? अगर मैं ये कहूँ कि मछली को पानी की, परिंदे को हवा की और जवानी को मोहब्बत की जरूरत है तो मैं कहूंगा कि तुम क्लेशे का शिकार। मछली पानी को नहीं जानती, इसी तरह परिंदा हवा से आगा नहीं होता, और मोहब्बत करने वाला सिर्फ मोहब्बत किए जाता है। उसको नहीं पता होता कि मोहब्बत क्या है। मेरी फैमिली ने मुझे क्या समझा? मैं खेल कूद की दीवानी थी और इस बुनियादी बात का भी ख्याल न रखा मेरी माँ ने कि मेरा शौहर उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पर खेल कूद का, एंजॉयमेंट का तस्वर भी करना गुनाह लगता है। लेकिन तुम्हें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं कर रही हूँ बाबा, कर रही हूँ और करनी पड़ेगी। मैं तुझे पढ़ना चाहती थी। मैंने किसी अपनी पसंद के लड़के से शादी की ख्वाहिश भी जाहिर नहीं की थी। आई जस्ट वांटेड टू स्टडी सो। लेकिन मेरी माँ का यही ख्याल था कि लड़कियां अभी तक बस शादी के ही ख्वाब देखती हैं। अच्छा रिलैक्स, देखो तुम डॉक्टर से कहो, वो तुम्हें कॉलेज में दाखिल करा देगा, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। मेरी माँ की तो आदत है वो सीटी बजाने से पहले ही मैच शुरू कर दी। मैं जंजीरों में खुश रहने वाली रूह नहीं थी, लेकिन शी जस्ट हैड टू स्पॉइल एवरीथिंग। मैंने हर चीज खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया हर चीज का। उसके बाद हर वक्त मेरे जहन में एक ही जुमला गूंजने लगा। मेरी माँ की तो आदत है कि सीटी बजाए बगैर मैच शुरू कर देती है। उस वक्त से मेरी तवज्जो तुम्हारी तालीम की तरफ रहने लगी। मैंने तुमसे चोरी चोरी तुम्हारे दाखिले का इंतजाम किया। मैं अजीब और गरीब वहमों का शिकार रहने लगा। अजीब और गरीब अंदेशे मुझे हर वक्त घेरे रहते। मुझे यूं लगता जैसे तुम ऐसे पिंजरे में कैद हो जिसके दरवाजे खुले हैं लेकिन तुम बाहर नहीं निकल सकते। By the virtue of authority conferred on me by the university, I admit you to the class of Bachelor of Arts, and in token thereof, I present to you this diploma and authorize you to wear this robe ordained as the insignia of this degree. आइडियाज हैं तुम्हारे। भाई जब कोई औरत कुछ अचीव कर लेती है तो वो औरत नहीं रहती, वो इंसानियत की हदूद में शामिल हो जाती है। ये अचीवमेंट की आवाज क्यों पैदा होती है? मर्द या औरत किसी के भी दिल में कुछ भी करने की ख्वाहिश क्यों पैदा होती है? पता नहीं। हर इंसान चाहे जाने की आरजू रखता है, कबूलियत की तमन्ना रखता है, और ये जो अचीवमेंट है ना, ये उस आरजू का लीवर है। नहीं भाई, जब मैं छोटी सी थी ना तभी से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरी जिंदगी चाहे कितनी भी छोटी सी क्यों ना बहुत बहुत इवेंटफुल हो। मैं ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लूं, ब्रिटिश चैनल को पार करूं, ग्रां प्री स्केटिंग के मुकाबलों में भी हिस्सा लूं। तुमने कभी अपने जज्बात को और अपनी फीलिंग्स को एनालाइज करने की कोशिश की है? फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मेरा दिल चाहने लगा कि मैं बहुत बहुत लायक हो जाऊं, मैं आलम फाजिल कहलाऊं। आलम पागल। लोग मुझसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे बातें करें, मैं आलमी अमन का इनाम हासिल करूं। उफ, बल्ले बल्ले बल्ले, ये एम्बिशियस होना कोई बुरी बात है क्या?
तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। क्या? तुम पहले यहाँ साइन करो। क्या है ये? एनडीए में तुम्हारा एडमिशन, फिर से कॉलेज लाइफ, बिलीव दिस? फ्रीडम। ओह गॉड। जिस रोज तुम्हें डिग्री मिल गई ना, मैं तुम्हें किसी फॉरेन कंट्री भेज दूंगा मजीद पढ़ने के लिए। यू विल बी ए ग्रेट वुमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जब तुम कॉलेज जाने लगी तो मुझे यकीन सा आ गया कि अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन है ना, मेरा नाम बड़ा अजीब है। मैं सोहराब हूं। मैं वो सोहराब हूं जो मोहब्बत की तलाश में निकलता है और शराब में मारा जाता है। मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था हिना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता था, लेकिन टेक इट इजी। और अब जबकि मेरा फ्यूचर बनने लगा था, मैं कॉलेज जाने लगी थी। देखो, अगर तुम पुरसुकून रहोगी ना, नॉर्मल रहोगी, तो आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ अरसे में। तुम इस बच्चे के बावजूद कॉलेज जा सकती हो। जब पैरों में जंजीरें पड़ जाती हैं तो हर्डल कैसे जीत सकते हैं? जब मैं ओलंपिक्स के ख्वाब देख रही थी तो मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। जब मैं इंटरनेशनल फेम के ख्वाब देख रही थी तो मेरी माँ ने उठा के मेरी शादी कर दी। और अब जब मैं अपनी जिंदगी के खला को भरने वाली थी तो इस आदमी ने मुझे कैद करके रख दिया। किस आदमी ने? तुमने कभी सोचा कि मुझे क्या मिला? देखो, इस बच्चे की पैदाइश के बाद तुम आजाद हो जाओगी। और फिर तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना, बच्चे को पालना। फिर ये बच्चा तुम्हारी आरज़ू पे पूरा उतरेगा। फिर क्या? फिर वो खुशी जिसकी मुझे तलाश है मुझे नहीं मिल सकेगी। नहीं ना, वो खुशी तुम्हें अब भी नहीं मिल सकती। क्यों? देखो, बहुत सी जंजीरें। क्यों? हिना, बहुत सी जंजीरें हैं, तुम अकेली उन्हें नहीं तोड़ पाओगी। और अगर मैं उन्हें तोड़ दूं कामरान तो शायद तुम अपनी और मेरी जिंदगी तो कॉम्प्लिकेट कर सको, लेकिन खुश तुम फिर भी नहीं रह पाओगी। बहुत दिल लगाया, बहुत से ख्वाब पाले, बहुत एम्बिशंस अपनाए, लेकिन खुशी की चंद घड़ियां भी मुझे नहीं मिल सकी। तुम और मैं कामरान दरिया के अलग अलग किनारों पर ही रहे हमेशा, है ना? मोहब्बत में ये कबाहत जरूर है ना कि जिससे मोहब्बत हो उस पर गिरफ्त ढीली कर देने को दिल नहीं चाहता। उसे आजाद करने से पहले आदमी खुद मर जाता है। मैं शायद ये फैसला ना कर सकता, लेकिन वक्त खुद ब खुद बड़े एहसन तरीक पर आप ही फैसले कर दिया करता है। तुम अस्पताल से लौटी, तुम्हारी गोद खाली थी। जिस बच्चे की तुम्हें आरज़ू ना थी उसने ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया। मेरा तुम्हारा आखिरी लिंक भी टूट गया। मैंने हिना तुम्हें इसलिए आजाद किया कि तुम्हें आजादी चाहिए थी। वो इस आजादी में मेरी मौत पोशीदा थी, लेकिन तुम एक आजाद परिंदे की तरह रहना चाहती थी, और ये परिंदा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। मुझे इस अस्पताल में काम करते कई साल हो चुके हैं।
हिना, इस अस्पताल को छोड़ना, तुम्हें छोड़ना, इस शहर को छोड़ना कोई आसान काम नहीं। नफरत, गुस्से और हिकारत के जज्बात तले आकर तारिक को दुनिया होना और बात है, और किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसे उसकी आज़ादी लौटा देना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है सिवाय एक तलाक के कागज के, और जो कुछ है वो तुम्हें नहीं चाहिए। फिर भी मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दी है। तुम कॉलेज ना जा सकी, तुम अपना बच्चा ना पाल सकी, तुम्हें खुशी का एक और मौका जरूर मिलना चाहिए। मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम इसलिए मुंतकिल नहीं की कि मैं एक पछतावा बनकर तुम्हारे दिल में रहूं, बल्कि सिर्फ इसलिए मुंतकिल की है कि अगर किसी वक्त कामरान की ख्वाहिशें उसे तुमसे दूर ले गईं, है ना, दिलों का कुछ पता नहीं होता। अगर कामरान का दिल बदल गया तो बार बार मेरी काबिलियत का जिक्र कर रहे हैं, बार बार मुझे यकीन दिलाते हैं कि इस अस्पताल को, इन लोगों को मेरी कितनी ज़रूरत है। इनका ख्याल है कि जिस वक्त मैं लंदन पहुंचूंगा उसी लम्हे लंदन के अजायबात में इजाफा हो जाएगा। ये सब नहीं समझते कि कुछ लोग बेमसरफ तो नहीं होते, लेकिन इजाफी ज़रूर होते हैं। उनके होने या ना होने से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब ने मेरे साथ ये अलविदाई शाम गुजारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम डॉक्टरों का पेशा दूसरे पेशों से बहुत मुख्तलिफ होता है। एक डॉक्टर इंसानी गम को इतने करीब से देखता है कि या तो उसका दिल बहुत नर्म हो जाता है या उसमें इतनी सख्तदिली पैदा हो जाती है कि एक डॉक्टर के लिए जिंदा रहना या मर जाना बराबर हो जाता है। मेरी आरज़ू है कि आप सब में इंसानी मजबूरियों के दरमियान आपकी मोहब्बत, आपका तवाज़ुन और आपका जज्बा कायम रहे। ये दुआ तो आपके प्रोफेशन के लिए है। दूसरी ये है कि काश आप लोग सिर्फ अपने मरीजों के लिए ही जरूरी ना हो, सिर्फ उनके लिए ही अहम ना हो, उनके लिए ही जिंदा ना रहें, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिनके दिल आपकी सेहत, आपकी मोहब्बत से सरशार हो। क्योंकि कोई शख्स अगर डोल भर भर कर निकालता रहे और पीछे से उसे सैराब करने वाले चश्मे ना हो तो ऐसा कुआं सूख जाता है।